अपन यहाँ पे पढ़ेंगे स्पाइनल इंजरीज के बारे में ऑर्थो के अंदर। तो अपन इसकी पहले भी 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसके अंदर अपन ने स्पाइनल इंजरीज के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि स्पाइनल इंजरीज की एनाटॉमी के बारे में कि स्पाइन के अंदर कितनी वर्टिब्रास होती है और कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल, इस तरह से उनको देख के अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद इसके सेकेंड वीडियो के अंदर अपन ने स्पाइनल इंजरीज की क्लासिफिकेशंस देखे थे। उसके बाद आज अपन देखेंगे स्पाइनल इंजरीज के ट्रीटमेंट्स के बारे में। जो स्पाइनल इंजरीज हो जाती है कि उसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे, वापस किस तरह से अपन पेशेंट को ठीक करके उसको चलना फिरना सिखाएंगे। ओके, तो अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं स्पाइनल इंजरीज के ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर है द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइन इंजरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेज एज इन अदर इंजरीज। तो यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट को अपन ने 3 फेज है उसके अंदर डिवाइड किया गया है इंजरी को। तो फेज 1 के अंदर आता है कि इमरजेंसी केयर एट द सीन्स ऑफ एक्सीडेंट और इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। मतलब जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है उस जगह पर जो वो ट्रीटमेंट देंगे उसको अपन कहते हैं इमरजेंसी केयर। उसके बाद फेज सेकंड आता है, इसके अंदर आता है डेफिनेटिव केयर इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट और इन द वार्ड। मतलब वार्ड के अंदर या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर डेफिनेटिव केयर सेकंड वाले के अंदर। उसके बाद फेज थर्ड के अंदर आता है रिहेबिलिटेशन। ओके, तो अपन यहाँ पर एक एक करके इन तीनों के बारे में तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर फेज 1 आता है जिसका नाम है इमरजेंसी केयर। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उस साइड पर अपन क्या करेंगे। उसके बाद आएगा इसी के अंदर इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मतलब जिस साइड पर एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद अपन उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद उसके अंदर जो ट्रीटमेंट होगा अपन वो देखेंगे। उसके बाद अपन मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट एन acute pain in the back following an injury is to be considered a spinal injury unless provide otherwise। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर चोट लगने के बाद बैक के अंदर अक्यूट पेन होता है तो अपन उसको मानेंगे कि उसको स्पाइन के अंदर उसको इंजरीज हुई है। ओके, आल्सो ऑल ससेप्टेड स्पाइनल इंजरीज आर टू बी कंसिडर्ड अनस्टेबल अनलेस देयर स्टेबिलिटी इज कन्फर्म ऑन सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब तक कि अपन को पता ना लग जाए, जब तक अपन ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा लेते स्पाइन का, तो जब तक अपन उस मतलब जो स्पाइन की जो इंजरी हुई ना उसको अपन अनस्टेबल मानते हैं। ओके, उसके बाद अपन को ट्रीटमेंट करवाने के बाद मतलब इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद आपको पता लग जाता है कि वो स्टेबल है अनस्टेबल है। मतलब जब तक अपन ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया जब तक अपन उसको अनस्टेबल इंजरीज मानेंगे। ओके, आल्सो ऑल ससेप्टेड स्पाइनल इंजरी आर टू बी कंसिडर्ड अनस्टेबल। ओके, उसके बाद यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस अ पेशेंट विथ ए स्पाइनल इंजरी टू बी गिवन utmost care right at the site accident. The basic principle beginning to avoid any movement at the joint injured segment। तो यहाँ पर ये है कि अगर किसी पेशेंट का मतलब किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है किसी भी जगह पर, तो अपन को पता लगा कि वहाँ पर इस जो पेशेंट है उसके अंदर स्पाइनल इंजरीज हुई है, तो अपन उसको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देंगे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि अपन वहाँ पर करेंगे। जैसे कि अपन को वहाँ पर जो पेशेंट है उसके मूवमेंट ज़्यादा नहीं करवाने का, अगर उसके ज़्यादा मूवमेंट कराएंगे तो उसकी इंजरी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब मान लो अगर उसका अंदर फ्रैक्चर हुआ है और अपन उसको मूव कर रहे हैं बार बार, तो उसका जो फ्रैक्चर है वो डिस्प्लेस भी हो सकता है। अपन इसको इस फ्रैक्चर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ओके, तो अपन को यहाँ पर अवॉइड करना है उसके मूवमेंट्स को, जिस जगह पर उसकी इंजरी हुई है उस जगह के मूवमेंट्स को। वाइल मूविंग अ पर्सन विद द subseptate cervical spine injury, one person should hold the neck in traction by keeping the held pulled। तो यहाँ पर क्या है ना, जब अपन पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो अगर मान लो उसके अंदर अपन को पता लगता है कि उसके अंदर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, सब्सेप्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी वाला अगर कोई पेशेंट है तो उसके मूवमेंट अपन को ज़्यादा नहीं करवाने, और जब अपन उसको मूव करते हैं तो वहाँ पर अपन को जो पर्सनस होते हैं ना, जो मतलब जो पेशेंट है जिसको चोट लगी है उसके नेक को अपन को थोड़ा सा ट्रैक्शन दे के होल्ड करना है, उसके बाद उसको पुल्ड करना है, उसके बाद अपन उसका मूवमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे उठा के रख दिया। अगर सर्वाइकल के अंदर इंजरी होने के चांसेस है उसको, तो अपन को उसकी नेक का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। द रेस्ट ऑफ बॉडी इज सपोर्टेड एट द शोल्डर पेल्विस एंड लेग्स बाय 3 अदर पर्सन। तो यहाँ पर अपन को 3 पर्सन की जरूरत होगी
जो कि क्या करेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जो पेशेंट है उसकी शोल्डर को, उसके पेल्विस को एंड उसके लेग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि मतलब वो अच्छे से रेस्ट कर पाए उस जगह पे, उसकी बॉडी को रेस्ट करवाने के लिए। उसके बाद रिक्वायर द होल बॉडी इज टू बी मूव्ड इन वन पीस सो डेट नो मूवमेंट अकर्स एट द स्पाइन। द सेम प्रिकॉशंस is observed in a case with subसेप्टेड डोर्सोलम्बर इंजरी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर सर्वाइकल के अंदर इंजरी हुई है तो अपन को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसके नेक को अपन को ट्रेक्शन देख के उसको मूवमेंट करवाना है, उसके शोल्डर पेल्विस एंड उसके जो लेग्स हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, उसके ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करवाने हैं। तो ये सब चीज़ जो अपन ने ध्यान रखी है यहाँ पर, वो सब अपन को डोर्सोलम्बर इंजरी के अंदर भी ध्यान रखनी चाहिए। मतलब इन दोनों के अंदर अपन को एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, किस जगह पर, एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट की जगह पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। जब अपन पर्सन को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आते हैं तो अपन को किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द पेशेंट शुड नॉट बी मूव्ड फ्रॉम द ट्रॉली ऑन विच ही इज़ फर्स्ट रिसीव्ड अंटिल स्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइन इज कन्फर्म्ड। तो अपन को यहाँ पर जो है ना, जो पेशेंट है उसको ट्रॉली के अंदर मूव नहीं करना चाहिए जब तक कि अपन को उसकी जो स्पाइन की जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में अपन को ठीक से पता नहीं लग जाता, जब तक, क्योंकि अपन ने देखा था जब तक अपन को पता नहीं लग जाता, जब तक अपन उसको अनस्टेबल मानते हैं। और अगर अनस्टेबल मानते हैं अपन उसको, तो अपन उसके ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि अनस्टेबल वाला जो है, जो केस होता है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है इस जगह पर, जब अपन उसको ट्रॉली के अंदर डाल के लेके जाते हैं। तो इन केस विथ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, two sandbags should be used on either side of neck in order to avoid any movement of neck. A quick general examination of the patient is carried out in order to detect any other associated injury to be chest, abdomen, pelvis, limb, etc. तो यहाँ पर ये कहना, जो उसके सर्वाइकल के अंदर मान लो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है किसी पर्सन को, अपन को से लगता है कि उसको इंजरी है, तो अपन को क्या करना है, उसके जो नेक के जो मूवमेंट है ना उसको अवॉइड करवाना है। मतलब जितना जल्दी, मतलब जितना हो सके उतना उसके नेक के मूवमेंट को अपन को कम करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके नेक के अपन दोनों तरफ एक सैंड बैग्स लगा देंगे, जिससे उसके जो मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगे उसके नेक के। उसके बाद अपन को जनरल एग्जामिनेशन करवाना है, क्विक जनरल एग्जामिनेशन कराना है, किस किस का, उसके चेस्ट का, एब्डोमेन का, पेल्विस का एंड लिप्स का। ओके, सर्वाइकल के अलावा भी अपन को चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, लिम्ब का करवाना है। ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ सर्वाइकल का करवाएंगे, अपन को हर जगह के क्विक जनरल एग्जामिनेशन अपन को करवाना पड़ेगा। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द लिम्ब इज परफॉर्म्ड। उसके बाद अपन को न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी अपन को परफॉर्म करवाने हैं लिम्स के अंदर। द स्पाइन इज examined of the limb is performed. The spine is examined for any tenderness, crepitus, hematoma, etc. X-ray examined as described in requested रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अपन को जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी स्पाइन का एग्जामिनेशन करवाना है, चेक करना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद अपन जल्दी से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाए। तो अपन को यहाँ पर स्पाइन इज एग्जामिन फॉर एनी, तो अपन को स्पाइन को एग्जामिन करना है टेंडरनेस चेक करने के लिए, क्रिपिटस चेक करने के लिए, उसके बाद हेमाटोमा चेक करने के लिए कि उसको किस जगह पे क्या क्या हो रहा है। उसके बाद अपन उसका एक्सरे करवा के उसका एग्जामिनेशन कंसिडर्ड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अपन को न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना है। ये सब अपन को इसके अंदर इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर करवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो सबसे पहले तो अपन ने देखा कि किस जगह पे हुआ, उस जगह पर क्या करेंगे, उसके बाद इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर यहाँ आता है इफ़ द पेशेंट प्रेजेंट विथ 6 hours ऑफ इंजरी, IV prednisolone is administered as a bolus dose followed by maintenance dose. उसके बाद naloxone, thrombopropin releasing hormone and GMI gangliosides have been used. तो यहाँ पर ऐसा है कि मान लो कोई पेशेंट है, उसको 8 hours के भीतर मतलब ऐसे उसको लाया गया है, तो अपन उसको IV से देंगे, IV से उसको मेथिल प्रेडनिसोलोन देंगे, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे एज अ बाउल डोज फॉलोड बाय मेंटेनेंस डोज। उसके बाद अपन वहाँ पर देंगे नालोक्सोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड GMI गैंग्लियोसाइड हैव बीन यूज्ड। ये सब अपन यूज करते हैं उसके मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, अगर उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो इसलिए।
तो अभी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था फेज़ 1 जिसके अंदर अपन देखा था इमरजेंसी केयर। उसके बाद यहाँ पर आता है फेज़ 2 जिसके अंदर अपन देखेंगे डेफिनेटिव केयर। डेफिनेटिव केयर ऑफ पेशेंट विद स्पाइनल इंजरी डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ स्पाइन एंड द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पर अपन जो पेशेंट है उसको डेफिनेटिव केयर देंगे। तो पेशेंट को अपन जो डेफिनेटिव केयर देते हैं स्पाइनल इंजरी के लिए, तो वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ स्पाइन कि स्पाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेंगी एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पर वो डिपेंड करेगी उसकी प्रेजेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट का एम क्या है? टू अवॉइड एनी डिटेरियोरेशन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। ओके, उसके बाद टू अचीव स्टेबिलिटी ऑफ स्पाइन बाय कंजर्वेटिव और ऑपरेटिव मेथड। तो यहाँ पर उसके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए अपन यहाँ पर कंजर्वेटिव एंड ऑपरेटिव मेथड दोनों से उसको करवा सकते हैं। उसके बाद है टू rehabilitate the paralyzed patient to the best possible extent। उसके बाद अपन यहाँ पे रिहेबिलिटेशन देते हैं। ओके, लास्ट में जो कि थर्ड है। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ स्पाइनल इंजरी एज प्रैक्टिस्ड मोस्ट वाइडली इज एंड डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे दिए हुए जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ स्पाइनल इंजरी, अलग अलग स्पाइनल इंजरी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। ओके, तो सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी के बारे में अपन देखेंगे उसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे। Cervical spine injury are often associated with head injury, the effect of which may marks the spinal lesion। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, ठीक है, तो ये जो अपनी हेड इंजरी है इसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है, मतलब इसके अंदर जो हेड इंजरी है उसके होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू गेट एन एक्सरे ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन इन एनी सीरियस केस ऑफ हेड इंजरी। तो अगर सीरियस केस है हेड इंजरी का तो अपन वहाँ पर एक्सरे करवा के देखेंगे सर्वाइकल स्पाइन के अंदर, ताकि अपन उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाए। उसके बाद है एम ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू अचीव प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ वर्टिब्रा एंड मेंटेन इट in that पोजिशन टिल द वर्टिब्रा कॉलम स्टेबिलिटी। तो अपने जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं इसका एम ये है कि जिसका जो प्रॉपर अलाइनमेंट है जो कि किसी भी इंजरी के कारण बिगड़ चुका है उसको मतलब सही जगह पे मेंटेन करके रखना। ठीक है, डेट पॉसिबल टिल द वर्टिब्रा कॉलम स्टेबलाइज। ठीक है, जिससे वो वर्टिब्रा कॉलम है वो स्टेबलाइज रहे। ठीक है, तो इसका अपना एम यही है कि जो वर्टिब्रास को उसके अलाइनमेंट में लाके उसको ठीक करना है। ऑपरेटिव स्टेबलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर्ड स्पाइन हैज़ बिकम द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एज इट इनहेंस रिहेबिलिटेशन। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है ना वो चॉइस पर होता है। ऑपरेटिव स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर स्पाइन हैज़ बिकम द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, कि जो ऑपरेटिव स्टेबलाइजेशन होता है फ्रैक्चर का स्पाइन का वो ट्रीटमेंट जो होता है वो चॉइस पर होता है। इनहेंस रिहेबिलिटेशन where facilities are not available, reduction and stabilization can be done by non-operative method is as discussed below। तो यहाँ पर क्या है ना, अगर जो फैसिलिटीज़ है वो पूरे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर अपन रिडक्शन एंड स्टेबलाइजेशन करवा के मतलब नॉन ऑपरेटिव मेथड दे के उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नॉन ऑपरेटिव मेथड का मतलब है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अपन यहाँ पर देंगे, मतलब किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं करेंगे और पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आता है नॉन ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है जो बोन है वो अपने अलाइनमेंट से हट गई है उसको वापस अपने अलाइनमेंट में लेके आना। कंजर्वेटिव मेथड के साथ मतलब नॉन ऑपरेटिव मेथड के साथ, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करेंगे, बिना ऑपरेशन के उसको सही अलाइनमेंट में लेके आना है। तो इसको किस तरह से करेंगे अपन। रिडक्शन इज अचीव्ड बाय स्कल ट्रैक्शन अप्लाइड थ्रू स्कल कैलिपर्स क्लच फील्ड टोंग्स। तो इसका अभी अपन ने डायग्राम बनाया हुआ है, अपन उसके साथ देखते हैं इसको। ओके, तो ये इसका एक डायग्राम है जिसके बारे में अपन देखते हैं कि इसको अपन इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे स्कल के ऊपर। तो ये जो ऊपर वाला जो आउटर लाइन है ये है आउटर टेबल ऑफ स्कल, उसके बाद है इनर टेबल ऑफ स्कल और ये है ब्रेन। तो यहाँ पर अपन इसको इस तरह से फिक्स करते हैं। ये पेशेंट है, इसकी पोजीशन इस तरह से रहेगी और अपन यहाँ पर वेट लगाते हैं। ओके, तो इस तरह से अपन देखेंगे। तो यहाँ पर है द वेट ऑफ अप टू 10 kg इज अप्लाइड एंड चेक एक्सरे टेकन एवरी 12 आवर्स। तो यहाँ पर अपन इस तरह से इसको लगा देंगे, फिक्स कर देंगे। उसके बाद 10 kg का वेट अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस जगह पर और इसको बार बार मतलब 12 आवर्स के बाद अपन इसका एक्सरे करवा के इसको चेक करते रहेंगे। ऑलवेज अ क्लोज वॉच इज कीप्ड ऑन द पेशेंट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू डैमेज द स्पाइनल कॉर्ड एंड द मेडुला बाय
इंजडियस ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या है ना, अपन इसको बार बार चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर ना ब्रेन का एंड जो आउटर इनर टेबल ऑफ स्कल है, इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अपन न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को चेक करते रहेंगे, क्लोज चेक करना है अपन को, क्योंकि बिकॉज इट पॉसिबल टू डैमेज द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके डैमेज होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो होती है। इसलिए कॉर्ड एंड मेडुला बाय इंजडियस ट्रैक्शन और मेडुला की भी। ओके, तो अपन इस तरह से देंगे, लेकिन अपन को चेक करके और ध्यान से देना है। ओके, तो यहाँ पर है उसके बाद व्हेन इट इज़ confirmed on accelerated reduction has been achieved, light traction is continue for 6 week। तो अपन यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपन ने अप्लाई कर दिया, उसके बाद अपन हर 12 आवर्स के बाद इसको चेक करके देख रहे थे। तो अपन जब चेक करेंगे तो अपन को पता लगेगा कि यहाँ पर जो अपन रिडक्शन कर रहे हैं वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर जो अचीव हो जाता है, रिडक्शन अगर अचीव हो जाता है, तो उसके बाद अपन जो ट्रैक्शन है उसको थोड़ा कम कर देंगे और उसको 6 आवर्स तक उसको कंटिन्यू अपन देते रहेंगे। Okay, this is followed by immobilization of the neck in the module POP cast or a plastic collar. In about 3 to 4 months, a bone bridge forms between the subluxed vertebra and the spine stabilized. The collar can be is discarded। तो फिर यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे इमोबिलाइजेशन के लिए यहाँ पर नेक इन द मेडुलर पीओपी कास्ट और अ प्लास्टिक कॉलर, इस तरह से उसको स्टेबलाइज किया जाता है ताकि वहाँ पर वो सेफ रहे। ये सब वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। इन अबाउट 3 to 4 मंथ अब बोनी ब्रिज फॉर्म्स। तो 3 to 4 मंथ के बाद क्या होता है ना, वहाँ पे बोनी ब्रिज है वो फॉर्म हो जाता है बिटवीन द सबलक्स्ड वर्टिब्रा एंड द स्पाइन स्टेबलाइज। ओके, उसके बाद कॉलर कैन देन बी डिस्कार्डेड। फिर उसके बाद अपन इसको हटा सकते हैं, ताकि मतलब क्योंकि वो ठीक हो गया तो उसके बाद अपन इसको हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑपरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस में बी पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड फॉर irreducible subluxation because of locking of the articular process। मतलब लॉकिंग ऑफ द आर्टिकुलर प्रोसेस जो होती है उसके लिए इनरेड्यूसिबल सबलक्सेशन। उसके बाद है परसिस्टेंट इनस्टेबिलिटी। तो इसके लिए पर्टिकुलर रिक्वायर्ड होता है, मतलब इन सब चीज़ों के लिए अपन ऑपरेशन करवाते हैं यहाँ पर। उसके बाद द ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ इंटर बॉडी फ्यूजन और फ्यूजन ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस एंड लेमिन इंटरनल फिक्सेशन में भी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन जो अपन करते हैं उसके अंदर यहाँ पर आता है इनर बॉडी फ्यूजन जिसको अपन एंटीरियर फ्यूजन कहते हैं, एंड फ्यूजन ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस। ओके, इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद है लेमिन जिसको अपन पोस्टरल फ्यूजन कहते हैं, और इसके अंदर अपन यहाँ पर इंटरनल फिक्सेशन में भी रिक्वायर्ड, और इंटरनल फिक्सेशन लगवा के भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑपरेशन के थ्रू। तो अब यहाँ पर उसके बाद आता है कॉमन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। तो इसके अंदर अपन कुछ इंजरीज देखेंगे, स्पाइन की इंजरीज, और देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करते हैं। ओके, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आता है कॉमन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के अंदर वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी। जब वर्टिब्रल बॉडी के अंदर वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे और ये क्या होता है। दिस रिजल्ट फ्रॉम अ फ्लेक्सन फोर्स। तो जो ये होता है ना वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी, ये होता है फ्लेक्सन फोर्स के कारण। ओके, द पोस्टीरियर एलिमेंट्स आर यूजुअली इंटैक्ट सो दैट द इंजरी इज स्टेबल। तो यहाँ पर जो पोस्टीरियर एलिमेंट होते हैं वो इंटैक्ट होता है, जिस कारण से यहाँ पर जो इंजरी है वो स्टेबल होती है। तो अब इसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे इसका रिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ये स्टेबल है तो अपन यहाँ पे इसका रिडक्शन नहीं करेंगे। द नेक इज कीप्ड इमोबिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्कल ट्रैक्शन सिलिंग ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो इमोबिलाइजेशन के लिए यहाँ पर नेक के इमोबिलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर अपन स्किन जो स्कल है उसके ऊपर ट्रैक्शन देंगे, एंड स्लिंग ट्रैक्शन भी अपन यहाँ पर दे सकते हैं इमोबिलाइज्ड करने के लिए नेक को। वंस पेन एंड मसल स्पाम सबसाइड, और जब एक बार पेन एंड जो मसल स्पाज है वो कम होने लग जाता है, द नेक इज सपोर्टेड इन अ सर्वाइकल कॉलर। तो जो नेक है उसको अपन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सर्वाइकल कॉलर से, पीओपी कास्ट से और बेड से। एक्सरसाइज ऑफ द नेक आर स्टार्टेड आफ्टर 8 to 12 वीक, और कुछ 8 से 12 हफ्तों के बाद अपन यहाँ पे जो नेक है उसके एक्सरसाइजेस करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो नेक के अंदर लगवाया जाता है सर्वाइकल कॉलर, इसको सर्वाइकल कॉलर कहा जाता है, जिसके इसकी जो नेक और सर्वाइकल वाला एरिया है वो सपोर्टेड रहेगा।
और स्ट्रेट रहेगा थोड़ा सीधा। उसके बाद यहाँ पर आता है बस्ट फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी। अगर वर्टिब्रल बॉडी के अंदर बस्ट फ्रैक्चर हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा और ये होता किस कारण से। दिस रिजल्ट्स फ्रॉम अ वर्टिकल कंप्रेशन फोर्स। तो ये वर्टिकल कंप्रेशन फोर्स के कारण होता है। ओके, द पोस्टर एलिमेंट्स आर यूजुअली इंटैक्ट। इसके जो पोस्टर एलिमेंट्स होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ सिवियरिटी ऑफ क्रशिंग ऑफ द वर्टिब्रा फ्रैक्चर इज कंसिडर्ड अनस्टेबल। तो यहाँ पे जो फ्रैक्चर मतलब जो वर्टिब्रा है उसके जो काफ़ी सिवियरिटी हो जाती है, मतलब जो क्रशिंग जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से जो वो फ्रैक्चर है वो अनस्टेबल बन जाता है। It may be associated with neurological deficit in a broken fragment from the body get displaced inside the spinal canal। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये तो हो गया अनस्टेबल। तो यहाँ पर जो होता है ना वहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी अपन को देखने को मिल सकता है, मतलब ये एसोसिएटेड होता है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से। इफ़ अ ब्रोकन फ्रेगमेंट फ्रॉम द बॉडी गेट डिस्प्लेड, अगर जो यहाँ पर जो टूटे हुए जो फ्रेगमेंट है अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर भी अपन को डैमेज देखने को मिल सकता है। तो अपन इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे ब्रस्ट फ्रैक्चर का। वेयर देयर इज नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट द इंजरी कैन बी ट्रीटेड ऑन द सेम लाइन्स ऑफ फॉर वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर मेंशन्ड अबव। तो अगर यहाँ पर किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अपन को देखने को नहीं मिलता है तो अपन इसका ट्रीटमेंट जो अपन ने वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर के अंदर देखा था इस तरह से, तो अपन इस तरह से इसका सेम ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट इज डिस्कस्ड लेटर। और इसका जो मैनेजमेंट है वो अपन थोड़ा अभी आगे जाके देखेंगे इसी वीडियो में। तो अभी अपन ने यहाँ पर देखा था कॉमन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के बारे में, अपन यहाँ पर देखेंगे अनकॉमन सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज के बारे में। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा ना, इंक्लूड्स इन दिस ग्रुप आर द फॉलोइंग इंजरीज। कुछ इंजरीज है जो कि अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, वो है फ्रैक्चर ऑफ द एटलस, एटलांटो एक्सेल फ्रैक्चर डिसलोकेशन, क्ले सोलेवर्स फ्रैक्चर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है फ्रैक्चर ऑफ द एटलस। एटलस का फ्रैक्चर द बस्ट फ्रैक्चर वेयर बोथ एंटीरियर पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस आर फ्रैक्चर बाय अ वर्टिकल फोर्स एक्टिंग थ्रू द स्कल इन द कॉमन एटलस फ्रैक्चर्स। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो है वो बस्ट फ्रैक्चर है। वेयर यहाँ पर क्या होता है ना, जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्च होती है एटलस की आर फ्रैक्चर बाय वर्टिकल फोर्स। तो वो किसी भी वर्टिकल फोर्स के कारण वो फ्रैक्चर हो जाती है। क्या फ्रैक्चर हो जाता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्च ऑफ द टेरस का फ्रैक्चर यहाँ पर हो जाता है वर्टिकल फोर्स के कारण थ्रू द स्कल इज कॉमन एटलस फ्रैक्चर, जिसको अपन कहते हैं जेरेफ्सन फ्रैक्चर। डिस्प्लेसमेंट इज सेल्डन सीवियर एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट बी स्पाइनल कॉर्ड एक्सेप्ट इंजरी। तो इसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे फ्रैक्चर ऑफ द एटलस का, वो अपन करेंगे कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्शन। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर अपन ट्रैक्शन देंगे फॉलोड बाय इमोबिलाइजेशन इज मिनर्वा एंड हेलो पेल्विक सपोर्ट। तो यहाँ पे इसके डायग्राम में दिए हुआ है, ये है मिनर्वा जैकेट, इस तरह से वाइट वाली है, ये एक पूरी जैकेट है, इसको इस तरह से लगाया जाता है पेशेंट के ऊपर। और ये होता है हेलो पेल्विस सपोर्ट, यहाँ पर पेल्विस का भी सपोर्ट मिल रहा है और इस तरह से पूरा स्कल से लेकर यहाँ तक पूरी स्पाइन को यहाँ पर ही सपोर्ट दे रहा है। अगर फ्रैक्चर्स ऑफ एटलस हो जाता है, मतलब एटलस का फ्रैक्चर हो जाता है तो अपन इस तरह से इसका ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है एटलांटो एक्सेल फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द एटलांटो एक्सेल जॉइंट इज सम कॉमन देन प्योर डिसलोकेशन। ओके, द प्योर डिसलोकेशन इज मोर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द एटलांटो एक्सेल जॉइंट जो होता है वो सम कॉमन देन प्योर डिसलोकेशन होता है। प्योर डिसलोकेशन क्या होता है ना, प्योर डिसलोकेशन इज मोर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब ये जो प्योर डिसलोकेशन होता है वो एसोसिएटेड होता है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से। द डिस्प्लेसमेंट इज कॉमनली एंटीरियर, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आगे की तरफ ज़्यादा होता है। इसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे, स्कल पर ट्रैक्शन देंगे फॉलोड बाय इमोबिलाइजेशन इन द मेनवार जैकेट, ये वाली जैकेट की बात हो रही है यहाँ पर भी। इन ड्यू कोर्स द फ्रैक्चर यूनिट्स एंड द ब्रिज ऑफ बोन जॉइंट C1 to C2 एंटीरियर thereby स्टेबलाइजिंग द स्पाइन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अगर फ्रैक्चर यूनाइट अपन को करवाना है, फ्रैक्चर यूनाइट हो जाएगा एंड जो ब्रिज बन जाएगा यहाँ पर बोन है उनके जॉइंट के बीच में, कौन से जॉइंट C1 to C2 एंटीरियरली thereby स्टेबलाइजिंग द स्पाइन, जिससे वो जो स्पाइन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। फिर यहाँ पर डायग्राम भी है फ्रैक्चर डिसलोकेशन का एंड ओनली डिसलोकेशन का। ओके,
अब इसके बाद यहाँ पर एक और आता है, वो है सवेलस फ्रैक्चर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, दिस इज द फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइनल प्रोसेस ऑफ D1 वर्टिब्रा। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जो सर्वाइकल प्रोसेस होती है D1 वर्टिब्रा, उसका फ्रैक्चर अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका कोज क्या है ना, इट इज कोज्ड बाय मस्कुलर एक्शन ऑफ अकर्स इन सोवेलिन बाय लेबरस, हेंस इट नेम्स। तो यहाँ पर जो मजदूर होते हैं ना, जब वो पहाड़ मतलब वो जो पहाड़े होते हैं वो चलाते हैं, तो जिस कारण से उनको ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क। तो जो इंटरवर्टिबल डिस्क होता है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट, इंटरवर्टिबल डिस्क क्या होता है, ये वर्टिब्रास होते हैं, इनके बीच में एक डिस्क अपन को देखने को मिलती है, दो वर्टिब्रास के बीच में, जिसको अपन इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं, जिससे जो इसका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये किस तरह से होगा, वायलेंट फ्रैक्शन कंप्रेशन फोर्स कैन sometimes result in sudden prolapse of the nucleus pulposus of the cervical disc into the vertebral canal resulting in quadriplegia। तो यहाँ पर जो ये इंटरवर्टिबल डिस्क होती है वो यहाँ पर न्यूक्लियस पल्पोसस से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर इसका प्रोलैप्स हो जाता है, क्यों हो जाता है, वॉयलेंस फ्लेक्शन कंप्रेशन फोर्स के कारण। तो इसका प्रोलैप्स होने के बाद जो सर्वाइकल डिस्क होती है ना, वो वर्टिब्रल कैनाल रिजल्टिंग इन क्वाड्रिप्लेजिया। तो ये प्रोलैप्स हो गए, इंटरवर्टिबल कैनाल में चली जाती है, इसके कारण से यहाँ पर क्वाड्रिप्लेजिया देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। एंड एल्डरी डिकम्प्रेशन में गिव गुड रिजल्ट, अगर अर्ली डिकम्प्रेशन करवाते हैं जिससे अपन को यहाँ पर गुड रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब प्रैक्टिकल प्लान ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इज एज सो इन फ्लो चार्ट। तो अपन इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज का। तो यहाँ पे एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, वो है इंजरी टू सर्वाइकल स्पाइन। ओके, अगर सर्वाइकल स्पाइन के अंदर इंजरी हो जाती है तो अपन क्या क्या करेंगे यहाँ पर। तो ये दो तरीके से हो जाता है, जिसके अंदर तो अपन को जो दो केस अपन को देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक के अंदर तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगा और एक के अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, अलाइनमेंट मेंटेन रहेगा और अलाइनमेंट नॉन मेंटेन रहेगा। अगर अलाइनमेंट है वो मेंटेन हो जाता है तो यहाँ पर सर्वाइकल ट्रैक्शन अपन देंगे 6 वीक के लिए। उसके बाद कॉलर्स एंड SOMI बेड्स अपन देंगे 6 वीक्स के लिए। और स्पॉटेनियस बोनी फ्यूजन, एंड अगर यहाँ पे स्पॉटेनियस बोनी फ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पर अपन डिस्कार्ड कर देंगे कॉलर्स को, जो कि अपन ने देखा था उधर पढ़ा था अपन ने, वहाँ गर्दन पे लगाते उसको अपन हटा देंगे। नो बोनी फ्यूजन, अगर बोनी फ्यूजन नहीं होता है तो असिस्ट स्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइन बाय कैन रेडियोग्राफी। तो अगर उसके बाद ही स्टेबल हो जाता है तो अपन यहाँ पे कंटिन्यू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे। अगर अनस्टेबल रहता है तो यहाँ पर अपन स्पाइनल फ्यूजन होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के अंदर। अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है तो यहाँ पर अलाइनमेंट मेंटेन भी रह सकता है और अलाइनमेंट है वो मेंटेन नहीं भी रह सकता है। अगर अलाइनमेंट मेंटेन है तो यहाँ पर अपन ओरिफ करा देंगे। अगर इसका रिडक्शन करवाएंगे, अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो अपन यहाँ पे सेम एस ए, जो अपन ने ए यहाँ पर देखा था अलाइनमेंट मेंटेन, तो इस तरह से इसका पूरा ट्रीटमेंट करेंगे इस जगह पर। और अगर ये अनसक्सेसफुल हो जाता है, अपन रिडक्शन किया अगर वो ठीक से नहीं हुआ है तो यहाँ पर बस CT MRI स्कैन कराएंगे। उसके बाद डेमोस डिकम्प्रेशन एंड ऑरिफ अपन यहाँ पर देंगे। तो ये था ट्रीटमेंट प्लान फॉर अ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी पेशेंट। उसके बाद यहाँ पर एक और आता है जो कि यहाँ पर होगा ट्रीटमेंट प्लान ऑफ डोर्सोलम्बर स्पाइन इंजरी। ओके, तो इसको अपन देखते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ थोरेकिक एंड लंबर स्पाइन इंजरी के बारे में। अभी अपन ने सर्वाइकल के बारे में देखा था, अब यहाँ पे थोरेकिक एंड लंबर के बारे में देखेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ थोरेकिक स्पाइन इंजरी डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट वेयर देयर इट इज़ स्टेबल एंड स्टेबल। तो यहाँ पर जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा यहाँ पर जो पेशेंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स प्रेजेंट है या नहीं है इस बात पर, और ये स्टेबल भी हो सकता है और ये अनस्टेबल भी यहाँ पर हो सकता है। तो अपन ने यहाँ पर देखा था ना कि अपन यहाँ पर देखेंगे डोर्सोलम्बर स्पाइन के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स देखने को नहीं मिल सकते और यहाँ पर देखने को भी मिल सकते हैं। वो भी इसके अंदर भी था, इसके अंदर भी ये सब चीज़ें अपन को हर बात
ध्यान रखना जब अपन ट्रीटमेंट करते हैं कि उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है। ओके, अ जनरल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज सफिशिएंट फॉर स्टेबल इंजरी। अगर पेशेंट के अंदर स्टेबल इंजरी, अगर वो अनस्टेबल नहीं है तो अपन यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देके भी इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर अनस्टेबल है तो उसके लिए अपन को ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर है रिसेंटली सम सेंटर्स हैव अडॉप्ट अ मोर एग्रेसिव अप्रोच दैट इज ट्रीटमेंट बाय ऑपरेटिव मेथड थ्रू दे हैव बीन रिपोर्ट गुड रिजल्ट सो as their method are need is फैसिलिटी फॉर हाई स्टैंडर्ड। तो अपन इसके कुछ सेंटर्स हैं वहाँ पे कुछ एग्रेटिव अप्रोच भी किए जा रहे हैं ट्रीटमेंट बाय ऑपरेटिव मेथड करवा के। तो अपन ये सब भी करवा सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए, और ये अच्छे रिजल्ट्स दे भी रहे हैं। लेकिन अपन को यहाँ पर जरूरत पड़ती है फैसिलिटीज़ ऑफ हाई स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ अपन को इसके लिए चाहिए ये करवाने के लिए। फिर बात यहाँ पर आती है स्टेबल इंजरीज एंड अनस्टेबल इंजरीज के बारे में। तो यहाँ पर क्या है ना, स्टेबल इंजरीज के अंदर मोस्ट ऑफ दिस नीड अ पीरियड ऑफ बेड रेस्ट एंड एनाल्जेसिस फॉलोड बाय मोबिलाइजेशन। अगर स्टेबल इंजरीज है तो अपन यहाँ पे बेड रेस्ट करवाने के लिए देंगे, पहले तो पेशेंट को एनाल्जेसिस देके अपन उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इनिशिएट मोबिलाइजेशन में भी बाय सम एक्सटर्नल सपोर्ट लाइक अ बेड्स एक्सेट्रा। तो इनिशियल मोबिलाइजेशन के लिए अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक्सटर्नली सपोर्ट देंगे पेशेंट को, जैसे कि बेड्स वगैरह ये सब अपन उसको प्रोवाइड कराएंगे। ब्राइट ग्रेजुअली देयर आर डिस्कार्ड एंड एज एक्टिव प्रोग्राम ऑफ रिहेबिलिटेशन कंटिन्यू इट फुल फंक्शंस आर अचीव्ड। तो पहले तो अपन इसको सपोर्ट दिया, लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे अपन सबको डिस्कार्ड कर देंगे और उसके बाद इसका रिहेबिलिटेशन के उसके ऊपर चले जाएंगे। उसको यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम से करवाने स्टार्ट करेंगे ताकि वो अच्छे से चल फिर पाए और उसकी जो सारे फंक्शंस है ना उसको अचीव कर पाए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेड रेस्ट, और जब बेड रेस्ट के ड्यूरिंग क्या होता है ना, अपन को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए इस चीज़ का। वन मस्ट टेकन स्पेशली केयर ऑफ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन सच एज बेड सोर्स, चेस्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब। तो अपन को यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना कि जो पेशेंट है वो बेड पर है, वो रेस्ट कर रहा है, तो उसको कहीं बेड सोर्स ना हो जाए, उसको चेस्ट इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है जो पेशेंट बेड रेस्ट ले रहा है उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आता है अनस्टेबल इंजरी। देयर आर आइदर एसोसिएटेड विद अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और आर लाइकली टू डेवलप इन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो अनस्टेबल इंजरीज होती है ना वो एसोसिएटेड हो सकती है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से, या फिर जब अपन उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना उस टाइम भी उसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से हो सकते हैं अपन के ट्रीटमेंट से भी। Open reduction and surgical stabilization gives a better choice of recovery, but conservatively this case have been treated non-operative with bed rest for 6 weeks, bearing till spine stabilize care of the back। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो ओपन रिडक्शन एंड सर्जिकल जो स्टेबलाइजेशन होता है ना वो बेड चॉइस होता है इसकी रिकवरी का, मतलब काफ़ी अच्छा है कि अपन इसको इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन क्या होता है ना यहाँ पे कंजर्वेटिव मेथड जो अपन देते हैं उससे दिस केस हैव बीन ट्रीट नॉन ऑपरेटिव विथ, तो इसको अपन क्या है ना मतलब ओपन रिडक्शन करके और सर्जिकल स्टेबलाइजेशन से भी अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन नॉन ऑपरेटिव मेथड्स देके भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नॉन ऑपरेटिव के अंदर यही सब आएगा, बेड रेस्ट आएगा 6 वीक का। उसके बाद अपन स्पाइन को स्टेबलाइज करेंगे बेरिंग्स के साथ और उसके बाद उसकी जो बैक है उसकी केयर की जाएगी। ओके, इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑपरेटिव इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर है दिस इज पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कौन कौन से? दिस इज पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस की हुई है। वो है पार्शियल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स विद सीटी और एमआरआई प्रूवन compromise of spinal canal, worsening of the neurological deficit, multiple injury patient। तो इन सब के अंदर अपन यहाँ पर ऑपरेटिव इंटरवेंशंस कर सकते हैं। और ये अपन किस किस से करेंगे, यहाँ पर ऑपरेटिव मेथड से यहाँ पे वो जो लिखे हुए हैं वो है यहाँ पर हेरिंग टंग इंस्ट्रूमेंट, बायलेटरल लिक्विड इंस्ट्रूमेंट, हार्ट सिल रेक्टेंगल फिक्सेशन, pedicle scissor screw fixation and most
मेक मी सिस्टम, इस तरह से अपन यहाँ पर कुछ मेथड से वो उसके पेशेंट के ऊपर दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, वो है यहाँ पर इंजरी। देखेंगे अपन ट्रीटमेंट प्लान फॉर ऑफ डोर्सल लंबर स्पाइन इंजरी की। डोर्सल लंबर स्पाइन इंजरी है तो उसका अपन ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है। अगर किसी को इंजरी हुई है तो वो वहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अपन को देखने को भी नहीं मिल सकता और देखने को मिल भी सकता है। अगर देखने को मिलेंगे तो पार्सली भी हो सकते हैं और कंप्लीट भी हो सकते हैं। तो पर वो देखेंगे यहाँ पर जहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद जो स्पाइन है वो स्टेबल भी हो सकती है, जो स्पाइन है वो अनस्टेबल भी हो सकती है, मतलब नॉन स्टेबल भी हो सकती है। तो अगर स्पाइन जो है वो स्टेबल है तो यहाँ पर अपन रेस्ट देंगे 6 वीक का। ओके उसके बाद अपन यहाँ पे ASH बेड्स देंगे फॉर 3 to 4 मंथ्स के लिए। और अगर यहाँ पर अनस्टेबल है, नॉट सब स्टेबल है, तो यहाँ पर अपन रेस्ट देंगे 6 वीक्स का और ऑपरेटिव स्टेबलाइजेशन भी करेंगे ऑपरेटिव। उसके बाद यहाँ पर ASH बेड्स फॉर 6 to 4 मंथ्स के लिए अपन यहाँ पर देंगे। और अगर ये पार्सल और कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स प्रेजेंट है तो यहाँ पर अपन MRI कराएंगे। केनाल नोट कंप्रोमाइज्ड है तो यहाँ पर अपन ASH बेड्स दे देंगे। और अगर केनाल जो है कंप्रोमाइज्ड है तो यहाँ पर डिकम्प्रेशन एंड एक्सटर्नल फिक्शन अपन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट प्लान था डोर्सल लंबर स्पाइन इंजरी का। तो आज अपन ने यहाँ पे देखा कि अपन इसका जो स्पाइनल इंजरीज है इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो आज अपना यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म होता है स्पाइनल इंजरीज का। इसके अंदर अपन ने 3 वीडियोस बनाई थी। फर्स्ट के अंदर अपन ने इसके रिलेवेंट एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था जो बेसिक है। उसके बाद अपन इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा था, कुछ 6-7 क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में। उसके बाद अपन ने इस 3rd वीडियो के अंदर देखा इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। ओके तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू।